हेलो स्टूडेंट, आज मैं लेकर आई हूँ बाल गोविंद भगत यानी आपके गद्य खंड का पार्ट 2 और ऐसे पार्ट 11 का पार्ट 2 भाग। पार्ट 1 में मैं जहाँ तक पढ़ा दी थी उसके आगे मैं पढ़ाने जा रही हूँ, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू, यहाँ तक मैं पढ़ा दी थी। यानी उनकी जब वो गाते थे, जब वो गाना गाते थे तो उसमें ऐसा जादू होता था कि सभी क्या करते थे, उनके गाने पे थिरक जो भी कोई जिस कार्य में लगा रहता था उसी कार्य के साथ वो थिरकने लगते थे सभी, इसलिए कहा गया है। आगे चलिए। भादों की वह अंधेरी अधरतिया, अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई है। अधरतिया मीन्स आधी रात। भादों की रात वैसी ही अंधेरी होती है और उसमें आधी रात को और भी चारों तरफ क्या होगा, घना अंधेरा होगा। और थोड़ी देर पहले क्या हुई थी, मूसलाधार बारिश हुई थी, खत्म हुई थी। बादल की गरज, बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली की झंकार यानी झिंगुर की झंकार या दादुरों की टरटर यानी मेढक की टरटर देखते हैं आप लोग सुने ही होंगे। सामान्यतया जब बरसात के मौसम में बारिश खत्म हो जाती है तो इनकी आवाज़ें मेढक की टरटर और झिंगुर की झंकार सुनाई देने लगती है। तो बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकते, यानी उनकी जो संगीत होती थी इनकी आवाज़ पे हावी हो जाती थी, यानी इनकी संगीत की आवाज़ इन लोग की आवाज़ से तेज रहती थी। उनकी खंजड़ी डिमक डिमक बज रही है और वे गा रहे हैं, गोदी में पियोवा चमक उठे, सखिया चिहुक उठे ना। यानी कि बादल के बरसने से क्या हुआ है, सभी खुशी से झूम उठे हैं। चिहुकना मीन्स खुशी से झूम उठना। अब कह रहे हैं, हाँ पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझती हैं वह अकेली है। चमक उठती हो, चुहक उठती है। कौन? जब आप लोग मेघ आए में आप लोग पढ़े ही होंगे क्लास 9th में, तो उस समय देखते हैं क्या होता है, मिलन में वो खुशी के कारण क्या होती है, बिजली चमकती है। यही उसका वर्णन यहाँ है कि खुशी के कारण क्या हो गया है, सभी एकदम अकस्मात खुशी हो देखने से सभी खुशी से क्या हो गए हैं, भर गए हैं, खुशी से चिल्लाने लगे हैं। अब देखिए फिर उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसे न चौंका दे। अब उसी आधी रात में जैसे बिजली चमकती है तो सभी कोई क्या होते हैं, कौंध जाते हैं देखने के लिए। उसी तरह इनका आधी रात में जब इनका गाना क्या होता था, स्टार्ट होता था, तो सभी लोग क्या होते थे, कौंध जाते थे कि अरे देखो ये गाना स्टार्ट कर गए, चकित हो जाते थे। सबको क्या करते थे, चौंका देते थे। अरे अब सारा संसार निस्तब्धता में सोया, यानी शांति में, शांत एकदम वातावरण। बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है, यानी बाल गोविंद भगत उस समय क्या कर रहे हैं, अपनी खंजड़ी लेकर बजा रहे हैं और गा रहे हैं। जाग रहा है, जगा रहा है, तेरी गठरी में लगा चोर मुसाफिर जाग जरा। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातिया, मालूम है ना, सुबह के गाए जाने वाले गाना को क्या कहते हैं, प्रभातिया कहते हैं। आप लोग पढ़े ही हैं 9th में, आप लोग को मालूम हो गया। सुबह गाए जाने वाले को क्या कहते हैं, प्रभातिया। शुरू हुई जो फागुन तक चला करती है, यानी क्या, कार्तिक से जो स्टार्ट होती है उनकी प्रभातिया वो फागुन तक चलता है। इन दिनों वह सवेरे उठते, न जाने किस वक्त जगकर वह नदी स्नान को जाते, गांव से 2 मील दूर। कहाँ जाते थे, एकदम सुबह उठकर और गांव से 2 मील दूर जाते थे स्नान करने के लिए। वहां से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखरे के ऊंचे भिंडे पर अपनी खंजड़ी लेकर जा बैठते और अपने गाने टेरने लगते। अब देखिए, घर नहीं आते थे, नहाते थे, रास्ते में एक पोखरे के ऊंचे जगह पे बैठकर खंजड़ी लेकर क्या करते थे, अपना गाना शुरू कर देते थे। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ। कौन? यहाँ अब लेखक कह रहे हैं, राम वृक्ष बेनीपुरी। वो क्या करते थे, शुरू से ही देर तक सो के उठते थे, किंतु एक दिन माघ की उस रात किटकिटाने वाली भोर में थी, यानी बहुत ठुरठुरती हुई ठंड थी, बहुत ज़्यादा उस दिन ठंड थी। वही दांत किटकिटाने वाली भोर थी, यानी सुबह की बहुत क्या थी, बहुत ठंड थी।
उनका संगीत मुझे पोखरे। अब उनके संगीत में ऐसा जादू था कि लेखक ने सोचा कि अरे ये किसकी आवाज़ आ रही है, किसका खंजड़ी और गाना आ रहा है। तो क्या किया, सुबह सुबह उठकर वो पोखरे पे चले गए। जबकि क्या होता था, वो देर तक सोकर उठते थे। अभी आसमान के तारे के दीपक बुझे नहीं, यानी अभी आसमान में पूरी तरह तारे क्या हुए थे, खत्म नहीं हुए थे। हाँ, पूरब में लोहिया लग गई थी, हाँ, लेकिन सूर्य की लालिमा क्या हुई थी, आसमान में छा गए थे, जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। मालूम है भोर का तारा किसे कहते हैं, शुक्र को। वह बहुत देर तक आसमान में दिखाई देता है। खेत, बागीचा, घर सब पर कुहासा छा रहा था, यानी कुहासा का मौसम ठंड होता ही है। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम पड़ता था। उस रहस्यमय वातावरण में एक कूस की चटाई पर पूरब मुंह कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खंजड़ी लिए बैठे थे। अब क्या, उस रहस्यमय वातावरण में कुहासा से भरा हुआ और उस अजीब वातावरण में क्या करते थे, बाल गोविंद भगत पूरब की तरह चटाई बिछा लेते थे और पूरब की तरफ मुंह करके, और काला रंग का एक कंबल था उनके पास जो जाड़ा में उठते थे। ऐसे तो सिर्फ वो क्या करते थे, लंगोट पहनते थे, तो क्या करते थे, काली कमली ओढ़ लेते थे और क्या करते थे, अपनी खंजड़ी लेकर बैठे थे। जब लेखक देखे तो क्या देखे कि खंजड़ी लिए बैठे थे। उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था, उनकी अंगुलियां खंजड़ी पर लगातार चल रही, यानी वो गा रहे थे, ठीक है, चल रही थी। उनके मुंह के गाते गाते इतना मस्त हो जाते, इतना सुरूर में आते कि उत्तेजित हो जाते, यानी इतनी भावना में आ जाते, इतना ज़्यादा भाव विह्वल हो जाते कि मालूम होता कि अब खड़े हो जाएंगे। कमली तो बार बार सिर से क्या हो जाता है, नीचे सरक जाता था। अब गाने में इतना जोश आ जाता था, इतना उत्साह आ जाता था, वो उनका कंबल सिर से क्या हो जाता था, नीचे गिर जाता था, सरक जाता था। मैं जाड़े से कपकपा रहा था, किंतु तारे की छाँव में भी उनके मस्तक के श्रम बिंदु जब तब चमक ही पड़ते थे। वो काँप रहे थे लेखक, लेकिन वो गाते गाते श्रम करने से क्या होता है, ठंड नहीं लगती है, पसीना हो जाता है। तो एक आध क्या हो रहा था, पसीना उनके माथे पे क्या हो रहे थे, चमक रहे थे। गर्मियों में उनकी संध्या कितनी उमस भरी शाम को न शीतल करती। अब देखिए, गर्मियों की उनकी संध्या यानी गर्मी में शाम के समय कितनी उमस भरी शाम को न शीतल करती, यानी वो गर्मियों में कब गाते थे, शाम के समय गाते थे, और उनके गाना से को क्या कर देती थी, वो उमस भरी शाम को शीतल कर देती थी। वे अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते, गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते कब उनके पास, जब वो गाते थे शाम के समय आसन जमा कर, ठीक है, जुट जाते हैं। खंजड़िया और करतालों की भरमार हो जाती, सभी क्या अपना खंजड़ी करताल लेकर आ जाते हैं इनके पास। एक पद बाल गोविंद भगत कह जाते हैं, उनकी प्रेमी मंडली उसे दोहराती तिहराती। अब वो गाते हैं, देखते हैं ना, कोई गाता है और बाद में दूसरा लोग उसको दोहराता है और तिहराता है, ऐसे आप लोग देखते ही होंगे। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता है, एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से। धीरे धीरे तार का उतराव चढ़ाव जो होता है, तो एक निश्चित ताल में क्या हो जाता है, ऊपर चढ़ता है सबका एक निश्चित गति से, और उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगे, यानी वो भी क्या हो जाते, जोश और उत्साह से उठने लगते। धीरे धीरे मन तन हावी हो जाता। धीरे धीरे अब क्या, मन तन पे हावी है, यानी मन का जो उत्साह जो उमंग होता है वो तन पे दिखाई देने लगता है, यानी उत्साह और जोश से क्या होते, धीरे धीरे उन लोग उठने लगते, गाते गाते नाचने लगते थे। होते होते एक क्षण ऐसा होता कि बीच में खंजड़ी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं और उनके साथ ही सबके तन और मन नृत्यशील हो उठते, यानी सब उठ के क्या करते, नाचने गाने लगते। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत है। अब वो देखे सारा आंगन क्या था, नृत्य से ओतप्रोत, यानी जितने लोग थे सभी उसी उमंग में ओतप्रोत हो गए थे, सभी उनके साथ मिलजुल कर गा रहे थे, नाच रहे थे। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा, इकलौता बेटा था वह। अब देखिए, उनकी संगीत साधना का चरम उत्कर्ष यानी सबसे ऊंचाई किस दिन देखे, जब उनका इकलौता बेटा मरा। इकलौता बेटा था,
कुछ सुस्त और भोदा सा, यानी कुछ मंद बुद्धि का था, किंतु इस कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते थे। वो थोड़ा मंद बुद्धि का था, इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे ज़्यादा प्यार दुलार लाड़ करते थे। उनकी समझ से ऐसे आदमियों पर ही ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए। अब उनका क्या विचार था कि जो व्यक्ति थोड़ी सी शारीरिक दुर्बलता है, मानसिक दुर्बलता, उन व्यक्तियों को आम व्यक्तियों के अलावा ज़्यादा प्यार दुलार मोहब्बत करनी चाहिए। बड़ी साध से उसकी शादी कराई। पतोहू बड़ी ही सुभग और सुशील मिली। अब देखिए, बेटे के बड़ी शौक से क्या किया, शादी की, और पतोहू भी बहुत अच्छी मिली थी, आदर्श बहू मिली थी, सुशील मिली थी। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया, यानी घर का आधा से अधिक क्या किया, जिम्मेदारी खुद को संभाल लिया और उस जवाबदेही से क्या की, बाल गोविंद भगत को मुक्त कर दिया। उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत। अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर लोगों को रखने की कहाँ फुर्सत। अब देखिएगा ये लाइन, क्योंकि मानिए कि लोग सभी कोई क्या होते हैं, अपने दिनचर्या में सभी लोग सामान्य लोग व्यस्त रहते हैं, और कोई बीमार रहता है तो लोगों के पास इतनी फुर्सत नहीं होती है कि लोग उनका हालचाल लेने जाए। इसीलिए यहाँ कहा गया कि उनका बेटा बीमार था और लोगों को इतनी फुर्सत नहीं थी कि क्या, उनका हालचाल लेने जाए। अब देखिए यहाँ, किंतु मौत अपनी ओर सबका ध्यान किया। अब लेकिन मौत क्या है, एक वास्तविकता सत्य है, और जब मौत होती है तो कोई कितना भी व्यस्त रहता है, क्या करते हैं लोग, जरूरी चले जाते हैं उनके घर देखने सुनने। आप लोग भी देखते होंगे, आप लोग के भी घर परिवार अगल बगल इस तरह होता होगा। हमने सुना है बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया, कुतूहलवश उनके घर गया, देखकर दंग रह गया। अब देखिए, कुतूहल से यानी उत्सुकता के कारण उन्होंने देखने गया, देखकर वहाँ क्या हैरान रह गए। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफ़ेद कपड़े से ढांक रखा है, और कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते रहते, यानी उन अपने घर के आसपास फूल रोपते रहते थे, तो उसमें फूल होंगे, उन फूलों से कुछ तोड़कर उस पर बिखरा दिए हैं। फूल और तुलसी दल भी, यानी कुछ फूल उनके शव के ऊपर रखे हुए हैं, बिखरे हुए हैं, और कुछ तुलसी दल यानी तुलसी के पौधा भी उनके शव के पास रख दिया गया है। बस यहाँ मैं अंत कर रही हूँ पार्ट 2 का। इसे हर पंक्ति को अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, क्योंकि इसी आधार पे आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी होते हैं, तो इसे ध्यान से समझेंगे। दैट्स ऑल। फिर मैं मिलती हूँ पार्ट 2 के साथ।